गुड मॉर्निंग यू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट 2। और पार्ट 1 में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एफआईआर फाइल कैसे करेंगे, और पुलिस एफआईआर फाइल करने के लिए रिफ्यूज़ करता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग को ये भी पता है कि कॉग्निसेबल ऑफेंस होगा उस केसेस में, जैसे कि किसी का मर्डर हो गया और मर्डर होने के बाद एफआईआर भी हो चुका है। एफआईआर में सस्पेक्टेड पर्सन का नाम भी वहाँ पर लिख चुका है। तो यहाँ पर पुलिस जो है सस्पेक्टेड पर्सन को कॉग्निसेबल केसेस होगा, तो जैसे कि मर्डर होगा, तो ऐसा केसेस में, ऐसा ऑफेंस में बिना अरेस्ट वारंट को पुलिस उसको अरेस्ट कर सकते हैं। अगर ऑफेंस जो होता है, दैट मीन्स क्राइम जो होता है, अपराध जो होता है, कहने का मतलब अगर नॉन कॉग्निसेबल होगा, दैट मीन्स हीनियस नहीं है, माइनर है, तो उस केसेस में पुलिस बिना अरेस्ट वारंट उस सस्पेक्टेड पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकते। पुलिस को पहले कोर्ट से अरेस्ट वारंट लेके आना होगा। तो यहाँ वारंट क्या होता है? तो वारंट परमिशन है, ये कोर्ट द्वारा दिया गया। जेनरली नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस में यहाँ पर सस्पेक्टेड पर्सन को अरेस्ट करने के लिए पुलिस ने कोर्ट द्वारा लिया गया एक परमिशन होता है, आपका ये वारंट या तो अरेस्ट वारंट। ओके, अब जैसे ही सस्पेक्टेड पर्सन को पुलिस अरेस्ट करते हैं तो अब यहाँ पर आता है पुलिस कस्टडी। वहाँ पर लिखा है हमने पुलिस कस्टडी। तो पुलिस कस्टडी क्या होता है? तो दैट मीन्स जैसे ही पुलिस किसी सस्पेक्टेड पर्सन को अरेस्ट करते हैं तो हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि वो व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है। ओके, पुलिस कस्टडी में है। इसी तरह से अब चार्जशीट जो है, दैट मीन्स एफआईआर भी हुआ, सपोज करो कॉग्निसेबल ऑफेंस से एफआईआर भी हुआ, उसके बाद पुलिस ने सस्पेक्टेड पर्सन को अरेस्ट भी कर लिए, और अरेस्ट करने के बाद अब कॉग्निसेबल ऑफेंस में यहाँ पर एफआईआर हुआ, उसके बाद अरेस्ट भी कर लिए सस्पेक्टेड पर्सन को। अब पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे तो इन्वेस्टिगेशन कहने का मतलब यहाँ पर पुलिस कोशिश करेंगे एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट करने का, पुलिस कोशिश करेंगे विटनेस का स्टेटमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड करने का। दैट मीन्स अगर कहीं हत्या हुआ है तो वहाँ पर हत्यारा ने जो हथियार का यूज़ किया होगा खून लगा हुआ कपड़ा वगैरह होगा, ये सारा चीज़ पुलिस कलेक्ट करेंगे। और इसी तरह से पुलिस जो होता है, विटनेस जो होता है, किसी ने तो देखा होगा, उनका जो स्टेटमेंट जो होता है, बयान जो होता है, वो भी रिकॉर्ड करेंगे। और इस तरह से अगर पुलिस या फुल्ली कंफर्म होते हैं कि जिन व्यक्ति का ऊपर एफआईआर हुआ था, दैट मीन्स एफआईआर में जिन व्यक्ति का सस्पेक्टेड पर्सन का रूप में वहाँ पर एफआईआर में उनका नाम दिया गया था, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि पुलिस को पूरा एविडेंस वगैरह भी मिल गया पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, और विटनेस का रिकॉर्ड वगैरह स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड कर लिया, तो पुलिस कंफर्म हो गए कि एफआईआर में जिन व्यक्ति को सस्पेक्टेड बताया गया है वही वाकई में उन्होंने क्राइम भी किया है। अगर पुलिस का नज़र में ऐसा लगता है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन यही कंफर्म करता है पुलिस को, तो अब पुलिस क्या करेंगे, इनको एक्यूज करार देते हुए, ठीक है, दैट मीन्स दोषी करार देते हुए अब ये पुलिस जो होता है चार्जशीट फाइल करेंगे कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट में चार्जशीट फाइल करेंगे। दैट मीन्स चार्जशीट जो होता है, पुलिस चार्जशीट फाइल करते हैं कोर्ट में, ठीक है। दैट मीन्स जब इन्वेस्टिगेशन हुआ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा, और इन्वेस्टिगेशन यही कंफर्म करता है, पुलिस को यही मालूम होता है कि एफआईआर में जिन व्यक्ति का नाम सस्पेक्टेड पर्सन का रूप में वहाँ पर दर्ज किया था, वही व्यक्ति ने हाँ वाकई में क्राइम किया है, ऐसा पुलिस को लगता है, तो पुलिस चार्जशीट फाइल करेंगे। ओके,
और इसके बाद ठीक है पुलिस चार्जशीट भी फाइल करेंगे, और चार्जशीट जैसे फाइल करेंगे पुलिस, कोर्ट में अब केस शुरू होगा। वहाँ पर कोर्ट में अब केस शुरू होगा। अब कोर्ट में केस तो शुरू होगा, किंतु ये केस को आपका ख़त्म होने के लिए टाइम लग सकता है, आपका वर्षों भी लग सकता है। तो जिस व्यक्ति को अरेस्ट किए हुए पुलिस ने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मैं ये बता दूं कि अरेस्ट क्यों करते हैं पुलिस, किसी भी सस्पेक्टेड पर्सन को पुलिस अरेस्ट क्यों करते हैं। तो इसका एकमात्र आंसर यही है कि अरेस्ट इसीलिए करते, जैसे कि आपको अभी बताए कि पुलिस ने जैसे चार्जशीट फाइल करते हैं कोर्ट में, तो उसके बाद केस शुरू होता है। अब केस खत्म होने के लिए ठीक है सालों भी लग सकता है। तो वहाँ पर जब तक केस खत्म नहीं होगा, केस खत्म होगा तभी तो चार्जशीट में जिन व्यक्ति का नाम पुलिस ने एक्यूज्ड बोल करके वहाँ पर लिखे हुए थे, अब वो वाकई में क्या इन्होंने ही आपका क्राइम किया है या नहीं है, वो तो कोर्ट का फाइनल डिसीजन का बाद ही ये प्रूफ होगा। दैट मीन्स पुलिस ने जो भी आपका चार्जशीट में जिनका भी नाम एक्यूज्ड का नाम रखिए, जिनको भी एक्यूज्ड पुलिस ने कहा है, तो इसी को मान करके तो कोर्ट जजमेंट तो नहीं सुनाएगा। कोर्ट में तो ट्रायल होगा, कोर्ट में फिर एविडेंसेस वगैरह वहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, इसके बाद फाइनली कोर्ट डिसीजन देंगे। तो कोर्ट का डिसीजन आने में टाइम लग सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर अरेस्ट क्यों करता है ये बात हम कह रहे थे। तो अरेस्ट यहाँ पर इसीलिए करता है कि कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन, दैट मीन्स वर्डिक्ट, दैट मीन्स जजमेंट, सुनवाई जो होता है वो होने में टाइम लग सकता है। और यहाँ पर कि अगर व्यक्ति को अरेस्ट नहीं करेंगे, जो एक्यूज्ड है दैट मीन्स सस्पेक्टेड पर्सन है, उसको अगर अरेस्ट नहीं करेंगे, हो सकता है कि वो जब ट्रायल का दौरान ठीक है ट्रायल का दौरान वो वहाँ पर प्रेजेंट न हो, ठीक है उपस्थित न हो, या तो वो कहीं भाग जाए। ठीक है इसीलिए ट्रायल का दौरान वो व्यक्ति भी वहाँ उपस्थित हो, जो एक्यूज्ड है वहाँ उपस्थित हो, इसीलिए अरेस्ट करते हैं। ठीक है तो अब यहाँ पर तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे फिर डी के बासु गाइडलाइन पर। तो डी के बासु गाइडलाइन क्या होता है, दैट मीन्स ऐसा बहुत बार आपका न्यूज़पेपर वगैरह में ऐसा न्यूज़ वगैरह सुनने को मिला है हम लोगों को। और 1997 से पहले का अगर बात करेंगे, ये बहुत ही उस समय एक कंट्रोवर्सी भी हुआ था कि पुलिस कस्टडी में बहुत सारा आपका अरेस्टेड पर्सन का डेथ हुआ है। दैट मीन्स पुलिस का कस्टडी में अरेस्टेड पर्सन का डेथ हुआ है। और पुलिस कस्टडी में अगर अरेस्टेड पर्सन का डेथ हुआ है, तो यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट ने इसी को रोकने के लिए, तो अगर पुलिस कस्टडी में अगर सस्पेक्टेड पर्सन अरेस्टेड पर्सन का डेथ हो रहा है, तो वाकई में वहाँ कुछ तो काला है, दाल में कुछ काला है ज़रूर। ठीक है तो इसीलिए यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दिया। ये गाइडलाइन जो है पुलिस के लिए, दैट मीन्स डी के बासु गाइडलाइन किसके लिए गाइडलाइन है, तो ये पुलिस के लिए गाइडलाइन है। और पुलिस के लिए जनरली किस रिगार्डिंग गाइडलाइन है, तो ये है पुलिस के लिए आपका जब ये अरेस्ट करते हैं सस्पेक्टेड पर्सन को, ठीक है उस समय किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है। ठीक है और इसी तरह से पुलिस जो है आपका अरेस्ट करके कस्टडी में रखते हैं सस्पेक्टेड पर्सन को, यहाँ पर पुलिस को किन किन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। इसी तरह से पुलिस जब क्वेश्चनिंग करते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर पूछताछ करते हैं लोगों को, तो उस समय पुलिस को किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा, ये पूरा गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है पुलिस को, इसी को कहते हैं डी के बासु गाइडलाइन। अब डी के बासु गाइडलाइन, डी के बासु नाम क्यों आया, तो एक्चुअली डी के बासु जो थे वो कलकत्ता हाई कोर्ट में एडवोकेट भी थे, साथ साथ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एडवोकेट का प्रैक्टिस किए हैं, और बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट का जज के रूप में भी इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। ओके और इन्होंने ही जनरली देखे कि पुलिस कस्टडी में बहुत सारे अरेस्टेड पर्सन का, दैट मीन्स जो पुलिस कस्टडी में उन लोगों का डेथ हो रहा है, तो उन्हीं लोगों का फेवर में इन्होंने
PIL दर्ज किए सुप्रीम कोर्ट में। दैट मीन्स PIL मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और हम लोगों ने ऑलरेडी PIL का बारे में डिस्कस कर चुकी है इससे पहले वाला चैप्टर में। तो इन्होंने PIL फाइल किए, दैट मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। किसने? DK बासु ने। ठीक है, तो DK बासु ने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किए और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सीरियसली लिया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने DK बासु का ही नाम में पुलिस के लिए यहाँ पर एक गाइडलाइन तैयार किया, पूरा गाइडलाइन कि अरेस्ट करते वक्त क्या क्या चीज़ को ध्यान रखना होगा पुलिस को। ठीक है, और दूसरा चीज़ कस्टडी में अरेस्टेड पर्सन का साथ इन लोग किस तरह से डील करेंगे। ठीक है, इस तरह से जब क्वेश्चनिंग होगा, दैट मीन्स पूछताछ करेंगे पुलिस किसी को, तो उस समय भी किन किन चीज़ों पर पुलिस को ध्यान रखना होगा, ये पूरा गाइडलाइन तैयार किया। तो ये है आपका DK बासु गाइडलाइन। तो अब देखते हैं गाइडलाइन में क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइडलाइन में यही है कि जो भी पुलिस अरेस्ट करने के लिए जाते हैं तो वो पुलिस को फर्स्ट तो कंप्लीट आपका ड्रेस में होना चाहिए, उनका जो यूनिफॉर्म में होना चाहिए, और साथ साथ उनका जो नेम टैग जो होगा जिसमें उनका पूरा डेजिग्नेशन भी लिखा होगा, दैट मीन्स कौन सा पोस्ट है, उनका नाम क्या है, वो क्लियरली लिखा होना चाहिए, और वो भी इंग्लिश में भी और दूसरा रीजनल लैंग्वेज में भी। दैट मीन्स अगर बिहार का पुलिस होगा तो इंग्लिश में भी उस व्यक्ति का नाम, वो पुलिस वाला का नाम वहाँ पर नेम टैग में लिखा होना चाहिए, साथ साथ हिंदी में भी। और बंगाल में होगा इंग्लिश में भी, बंगाली में भी। असम का पुलिस होगा इंग्लिश में भी, असमीज में भी। इस तरह से आपका जो पुलिस वाला है उसका नेम टैग में वहाँ पर उसका नाम, डेजिग्नेशन क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए, और ये विजिबल भी होना चाहिए ताकि सामने वालों को वहाँ पर मालूम पड़े कि उनको अरेस्ट करने के लिए जो आए हैं वो पुलिस वाला कौन है, क्या उनका डेजिग्नेशन है, मतलब पोस्ट क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो। और सेकेंडली पुलिस को एक मेमो बनाना होगा। मेमो मतलब मेमोरेंडम, मतलब एक रिपोर्ट तैयार करना होगा अरेस्ट करते वक्त भी। वो रिपोर्ट में पुलिस मेंशन करेंगे वो किस डेट में अरेस्ट कर रहे हैं, कितना बजे अरेस्ट कर रहे हैं, कौन सा जगह में वो अरेस्ट कर रहे हैं, और कौन सा जगह से वो अरेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह से अरेस्टेड पर्सन का नाम क्या होगा। साथ साथ जब अरेस्ट करेंगे तो ऐसे तो अरेस्ट नहीं करेंगे, तो जिनको अरेस्ट कर रहे हैं उनका फैमिली मेम्बर होंगे, रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, किसी से भी वहाँ पर दैट मीन्स एक विटनेस का भी एक सिग्नेचर वहाँ पर लिया जाएगा। दैट मीन्स अरेस्ट कर रहे हैं जिस व्यक्ति को, तो उनका रिलेटिव को पता चले, दैट उनका फैमिली को पता चले, तो ये एक प्रूफ का रूप में विटनेस का भी एक सिग्नेचर लिया जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर उस व्यक्ति का जो रिलेटिव्स हो, अपना फैमिली मेम्बर हो, वहाँ नहीं रहते, दूसरा स्टेट में होगा, बाहर होंगे, उस केसेस में पुलिस का ये ड्यूटी बनता है 8 to 12 आवर्स का बिटवीन में। दैट मीन्स अरेस्ट करने का 8 to 12 आवर्स का बिटवीन में अरेस्टेड पर्सन का फैमिली हो या तो रिलेटिव तक ये खबर पहुंचना चाहिए कि उनको अरेस्ट किया गया है, और अरेस्ट करके कहाँ पर रखा गया है ये भी इन्फॉर्म करना होगा पुलिस को। ठीक है, और इसी तरह से जब भी पुलिस अरेस्ट करते हैं तो जिन व्यक्ति का अरेस्ट हो रहा है, ठीक है, सपोज आपको अरेस्ट कर रहे हैं, तो आपका ये भी अधिकार है कि आप पुलिस को कहेंगे कि आपका फिजिकल एग्जामिनेशन हो। कहने का मतलब डॉक्टर द्वारा आपका बॉडी का चेकअप हो कि आपका बॉडी में कोई इंजरीज वगैरह नहीं है, आप सही सलामत थे। ये इसीलिए क्योंकि जब आपको अरेस्ट करते वक्त आप सही सलामत थे, और अरेस्ट करने के बाद अब पुलिस स्टेशन में अब क्या क्या होगा क्या नहीं होगा कौन जानते हैं, आपको पीटेंगे, मारेंगे, करता भी ये सारा चीज़ पुलिस। तो इसीलिए ऐसा चीज़ ना हो, अगर ऐसा करना इलीगल है, पुलिस नहीं कर सकते, किंतु अगर ऐसा हो गया तो उसके लिए आपका एक प्रूफ है, तो आप यहाँ पर अपना फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब डॉक्टर से चेकअप भी करा सकते हो। तो इसी तरह से जब भी अरेस्ट होंगे आप, दैट मीन्स अरेस्ट होने से पहले भी
पुलिस को आप ये डिमांड कर सकते हो जब आप अरेस्ट हो रहे हैं उस समय कि आपका फिजिकल एग्जामिनेशन हो डॉक्टर द्वारा। ओके, इसी तरह से जब आप अरेस्ट हो जाते हैं तो उस समय भी, अरेस्ट होने के बाद भी, एवरी 48 आवर्स में आपका एक क्वालिफाइड डॉक्टर द्वारा आपका प्रॉपर चेकिंग होना चाहिए। ये भी डीके बासु गाइडलाइन कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह से अरेस्टेड पर्सन का ये भी राइट है, अधिकार है कि वो अपना एक लॉयर अपॉइंट करे। दैट मीन्स जो अरेस्टेड है तो वो सस्पेक्टेड पर्सन है, उन पर आरोप है, उन्होंने क्राइम किया है और उनका भी तो अधिकार है कि मैंने क्राइम नहीं किया है वो साबित करने का। तो साबित कौन करेंगे? तो वो अपना एक लॉयर अपॉइंट करेंगे। दैट मीन्स लॉयर अपॉइंट करने का अधिकार है। और इसी तरह से पुलिस जो है जब किसी को अरेस्ट कर रहा है तो उस समय पुलिस ने जो मेमो बनाया तो वो मेमो, दैट मीन्स मेमोरेंडम, पुलिस को ये मेमो कोर्ट का पास भी भेजना होगा, कोर्ट का मजिस्ट्रेट का पास भी भेजना होगा। और इसी तरह से अरेस्टेड पर्सन जो है इनको पुलिस टर्चर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। दैट मीन्स चाहे कॉग्निसेबल ऑफेंस हो चाहे नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस हो, पुलिस कस्टडी में किसी को भी टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह से हम लोग बात करते हैं राइट ऑफ पर्सन बीइंग अरेस्टेड। दैट मीन्स जिन व्यक्ति का अरेस्ट हो रहा है उनका क्या क्या अधिकार है। ओके, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 कुछ अधिकार देते हैं वो व्यक्ति के लिए जो अरेस्ट हो रहे हैं। जैसे कि जिन व्यक्ति का अरेस्ट हो रहा है उनका पास ये अधिकार है जानने का कि उनको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, जानने का अधिकार है। आप अगर आपको पुलिस अरेस्ट करते हैं तो आप पूछेंगे कि आपको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आपका अगर लड़का होगा तो 15 ईयर्स से बिलो का अगर लड़का होगा, और इसी तरह से वीमेन महिला होगा तो सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन में नहीं बुला सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर अगर बॉयज़ 15 ईयर्स से बिलो का होगा, ठीक है, 15 साल से कम उम्र का लड़का, और महिला किसी भी उम्र का क्यों न हो, उनको सिर्फ अगर पूछताछ ही करना है, सिर्फ पूछताछ करना है तो इतना के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकता है। हाँ, अगर कोई क्राइम करता है, लड़का हो या तो महिला हो, वो तो अलग बात है, किंतु सिर्फ पूछताछ के ही लिए इनको पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकता है। और इसी तरह से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी व्यक्ति अरेस्ट होता है उनका अधिकार है ये कि वो एक अपना लॉयर को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, अपना लॉयर को अपॉइंट करेंगे जो लॉयर इनको साबित करने में हेल्प करे कि ये निर्दोष है। अगर ये नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लॉयर अपॉइंट करने का मतलब ऐसे तो लॉयर आपके लिए काम नहीं करेगा, दैट मीन्स एडवोकेट आपके लिए काम नहीं करेगा, तो आपको तो पैसा देना होगा। अगर वो आप बियर नहीं कर सकता है तो उस केसेस में गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके लिए लॉयर गवर्नमेंट दे दे। तो लॉयर बेटर रहेगा कि एडवोकेट का, है ना। ऐसे तो लॉयर कहो या तो एडवोकेट कहो, बात तो लगभग एक ही है, किंतु डिफरेंस इतना ही है लॉयर और एडवोकेट में। लॉयर उसी को कहते हैं जिसने भी लॉ का पढ़ाई किया, LLB किया, LLM किया, वो लॉयर है। ठीक है, किंतु एडवोकेट तब कहा जाएगा जब वो कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगेंगे। ठीक है, केस लड़ रहे हैं तब वो एडवोकेट कहा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपका ये भी अधिकार है कि जब भी आपको अरेस्ट करेंगे पुलिस, तो अरेस्ट करने का 24 आवर्स का अंदर आपको पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने में पेश करे। ठीक है, और इसी तरह से एडमिशन मेड इन पुलिस डिटेंशन कैनॉट बी ट्रीटेड एज अ प्रूफ अगेंस्ट एक्यूज्ड। दैट मीन्स पुलिस कस्टडी में आप जो भी बयान देंगे, ठीक है, आपसे जो भी कबूल कराया जाएगा, ठीक है, हो सकता है आपको प्रेशर दे करके, हो सकता है आपको मारपीट करके, ऐसा भी तो हो सकता है पुलिस स्टेशन में, जबकि पुलिस आपसे टॉर्चर नहीं कर सकता है किंतु करता भी तो है। अगर ऐसा होता है तो इसीलिए पुलिस स्टेशन में आप जो भी बयान देंगे, हो सकता है आपने क्राइम नहीं किए किंतु पुलिस स्टेशन में दबाव में आकर के होगा, डर से होगा,
या तो पुलिस का मार से होगा, आपने कबूल किए। इसीलिए पुलिस स्टेशन में जो भी चीज़ आप कबूल करेंगे, इसको प्रूफ मान करके जो कोर्ट जो है कभी भी आपको पनिश नहीं करेगा। दैट मीन्स पुलिस का काम यहाँ पर जस्टिस दिलाना नहीं है। यहाँ पर कौन दोषी है ये डिसाइड पुलिस नहीं करेगा, ठीक है, कोर्ट ही करेगा। इसीलिए जो भी आप पुलिस स्टेशन में बयान देंगे वो सिर्फ एक चार्जशीट फाइल करने तक के लिए ही है। बाकी जो है आप दोषी है या नहीं है ये डिसाइड करेगा कोर्ट, ठीक है। ओके, तो अब इसी तरह से आप अरेस्ट तो हुए, ठीक है, मान के चलो आप अरेस्ट हो गया आपका, ठीक है। अरेस्ट होने के बाद अब जैसे आपको बता दिए कि ये जो केस जो है वो तो लंबा चल सकता है। इंडिया में ऐसे भी लाखों का केसेस ऑलरेडी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो आपका केस आपका कितना वर्षों तक चल सकता है। तो आप अरेस्टेड है तो क्या आप वहीं पर रहेंगे, वहीं पर इसी तरह से बंदी होकर के रहेंगे? हो सकता है आपने क्राइम नहीं भी तो किया होगा। जब फाइनल डिसीजन जजमेंट आएगा कोर्ट का, उस समय हो सकता है कि आपने तो क्राइम नहीं किया, ये प्रूफ हुआ कि आपने क्राइम नहीं किया है, ठीक है। तो आपको तो ऐसे ही फंसाया गया था। तो क्या आप यहाँ पर कि जब तक ट्रायल ख़त्म नहीं होगा, कोर्ट का फाइनल जजमेंट जब तक नहीं आएगा, तो क्या आप जेल में ही ऐसे ही रहेंगे? तो नहीं, ऑप्शन है यहाँ पर। दैट मीन्स आपको जमानत मिल सकता है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में बेल, ठीक है। बेल आपको मिल सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेल होता क्या है? तो बेल जनरली होता है ए सम ऑफ मनी। दैट मीन्स बेल का रूप में आपको जमानत देना होगा। तो जनरली कोर्ट आपसे कुछ पैसा डिमांड करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स आपको ए सम ऑफ मनी deposited as security to ensure that a person appears for trial. That means कोर्ट अब जो केस जो होगा कितना सीरियस होगा, कितना हीनियस होगा, उस पर डिपेंड करता है कि वो जो अमाउंट जो है, जो कोर्ट जो डिसाइड करेगा, ठीक है, कितना अमाउंट आपको वहाँ पर डिपॉजिट करना होगा। और वो डिपॉजिट इसीलिए करना होगा ताकि ये इंश्योर करे कि आपको बेल मिल रहा है। दैट मीन्स आपको जमानत मिल रहा है। दैट मीन्स आपको अपना फिर जो नॉर्मल लाइफ में आकर के, डेली लाइफ में आकर के अपना काम वगैरह कर सकते हो। दैट मीन्स आपको जेल में ही पड़े रहने का ज़रूरत नहीं है। जब बुलाया जाएगा कोर्ट तभी आप वहाँ पर जाएंगे, ठीक है, नहीं तो आप फ्री है। तो इसीलिए बेल दे रहा है। तो बेल ऐसे तो नहीं देंगे। आप वहाँ तो बोल दे कि हाँ जब बुलाया जाएगा हम आएंगे, और आप नहीं जाएंगे तो वहाँ आपके लिए कोर्ट को कैसे इंश्योर करेंगे, आप कोर्ट को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप वहाँ पर आएंगे? तो इसीलिए कोर्ट आपसे सम ऑफ मनी डिमांड करते हैं, ठीक है। और उसका साथ साथ आता है श्योरिटी, SURETY। श्योरिटी कहने का मतलब होता है कि आपको जैसे ही कोर्ट बेल देगा, तो यहाँ पर कि आप जब भी कोर्ट आपको बुलाएगा डेट में, तो आपको वहाँ जाना होगा। और आप जाएंगे तो ये विश्वास दिलाने के लिए कोई एक दूसरा व्यक्ति हो सकता है, आपका फैमिली से हो सकता है, आपका रिलेटिव से, या तो कोई भी हो सकता है, वो जनरली आपका ये बेल का मनी वो वहाँ पर जमा करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर बेल का मनी जमा करता है कहने का मतलब यहाँ पर कैश जमा नहीं होता है। दैट मीन्स कोर्ट ने कहा है कि आपका बेल का रूप में 25,000 डिपॉजिट करना है। तो 25,000 कैश वहाँ पर डिपॉजिट नहीं होता है, ये कभी भी नहीं होता है। हाँ, सपोज होगा आपका बैंक में फिक्स डिपॉजिट, तो उसका पेपर आपका पास है। बैंक में आपका गोल्ड होगा और भी चीज़ होगा, तो उसका बॉन्ड पेपर वगैरह रहता है, वो पेपर आपको कोर्ट में जमा करना होगा, ठीक है। और ये इसीलिए कर रहा है ताकि आप जब कोर्ट आपको बुलाएगा तब आप वहाँ पर जाएंगे। और आप नहीं जाते हैं तो ये जो बेल का जो अमाउंट जो है वो कन्फिस्टिकेट करेगा कोर्ट। दैट मीन्स इसको जब्त कर देगा। अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप डेट में अगर जा रहा है, ठीक है, जिस डेट में आपको बुलाया है आप जा रहे हैं, तो उस केसेस में बेल का रूप में जो भी अमाउंट आपने डिपॉजिट किए वो फिर आपको मिलेगा,
वापस मिलेगा आपको। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपका ऐसे जब श्योरिटी का जब बात कर रहे हैं हम, तो जनरली श्योरिटी के रूप में कोई भी किसी का श्योरिटी के रूप में वहाँ पर बैठना नहीं चाहते। जनरली मान के चलिए आपका कोई व्यक्ति कोर्ट अरेस्ट हुआ है, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आप उनका श्योरिटी के रूप में वहाँ पर जाए। ठीक है, तो ठीक है, आप गए और कोर्ट ने बोला होगा इतना पैसा डिपॉजिट करना है, आपने कर दिए। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि आप कोर्ट को ये विश्वास दे रहे कि ये व्यक्ति कोर्ट में अपियर होगा, जब बुलाया जाएगा तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल, इसका मतलब है मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। श्योरिटी का मतलब होता है मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। ठीक है, वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, अगर नहीं जाता है तो फिर वो पैसा चला गया। तो इसीलिए जनरली श्योरिटी कोई भी बैठना नहीं चाहता है। ठीक है, हाँ, श्योरिटी के पास ये भी अधिकार है कि अगर ऐसा है कि जिनको बेल मिल गया है और बेल मिलने के बाद अगर आपको लगता है, आप श्योरिटी है और लगता है कि जिनको बेल मिला है अगर वो कोर्ट में फिर डेट में नहीं जाएगा, तो आप उनको पकड़ करके ज़बरदस्त लेके जाइए, या तो ये भी चीज़ कर सकते क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल है ना। ओके, जनरली अब क्या बेल सबको मिलेगा? मतलब क्या जमानत सबको मिलेगा? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। दैट मीन्स ऑफेंस भी तो दो टाइप का होता है, कॉग्निसेबल एंड नॉन कॉग्निसेबल। कॉग्निसेबल ऑफेंस तो हीनियस ऑफेंस होता है, तो जनरली कॉग्निसेबल ऑफेंस में बेल नहीं मिलता है, तो कॉग्निसेबल ऑफेंस को नॉन बेलेबल ऑफेंस भी कहते हैं मोस्टली। ठीक है, इसी तरह से नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस माइनर ऑफेंस होता है, माइनर क्राइम होता है, तो इसको जनरली आपका बेलेबल ऑफेंस भी कहते हैं। दैट मीन्स इसमें बेल मिल सकता है। ठीक है, ओके। अब नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस होगा, दैट मीन्स माइनर क्राइम होगा। ठीक है, ये बेलेबल ऑफेंस है, बेल मिल सकता है, तो इसको लेकर के आप बेल के लिए जस्ट आप अपील करेंगे आपका पुलिस स्टेशन में भी, तो आपको बेल मिल जाएगा। इसको लेकर के आपको कोर्ट में जाना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोर्ट में अपीयर होने का ज़रूरत नहीं है, बेलेबल अगर ऑफेंस होगा तो। ठीक है, अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा तो आपको कोर्ट में अप्लाई करना होगा। ठीक है, कोर्ट में आपको अपील करना होगा बेल के लिए, और ये कोर्ट का ऊपर में निर्भर है कि कोर्ट देखेगा कि वो आप कितना, आपका जो केस कितना सीरियस है। अगर आपको रिलीज़ करेंगे तो क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकता है आपका केसेस में, ये देख करके आपको बेल दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। किंतु कहना तो इतना ही है कि आपका बेल सबको नहीं मिलेगा। जनरली कॉग्निसेबल ऑफेंस में बेल नहीं मिलता है, तो नॉन बेलेबल ऑफेंस भी कहते हैं, और नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस जो होता है माइनर ऑफेंस है, तो बेलेबल ऑफेंस है, इसमें बेल मिलता है। तो नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस जो होगा दैट मीन्स बेलेबल ऑफेंस होगा, तो इसको लेकर के आपको बेल के लिए कोर्ट में जाने का जरूरत नहीं है। किंतु नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा तो इसमें आपको कोर्ट में अपील करना होगा, और कोर्ट डिसाइड करेगा आपको बेल देना है या नहीं देना है। और जनरली कॉग्निसेबल ऑफेंस होगा तो वैसा केसेस में बेल जनरली नहीं मिलता है। इसी तरह से कोई इन्फ्लुएंशियल पीपल होगा, जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, मान के चलो, ठीक है, इस तरह से वो लोग अगर कोई कॉग्निसेबल ऑफेंस में अगर उन लोग अरेस्ट किया गया है, तो उस केसेस में उन लोग को जनरली बेल नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पावरफुल आदमी है, हो सकता है विटनेस भी खरीदे, जेल से अगर छोड़ देंगे तो विटनेस भी खरीदे, पूरा केस को उल्टा पल्टा कर देंगे वो। ठीक है, तो इस तरह से पैसा है, पावर है, उसका उपयोग कर सकता है, तो इसलिए जनरली उसको जेल में ही रहने देता है। ओके, आज इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बाकी।